हेलो एवरीबॉडी, आज की क्लास में हम लोग सीए फाइनल का फिनेंशियल रिपोर्टिंग का जो मई 2025 का आरटीपी है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन टोटल देर आर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारी बुक में हैं और वो ऑलरेडी हमारा सॉल्व किया हुआ है, बट फिर भी हम उसको डिस्कशन कर देंगे आपके साथ वापस से, बट दे आर ऑलरेडी देयर इन द बुक। मैं आपको बता भी दूंगा वो कौन से क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं पहला वाला एक केस सिनारियो बोलता हूं, वो इंटरेस्टिंग है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एबीसी लिमिटेड है डायनामिक कंपनी एंगेज्ड इन स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस एंड एक्सपैंड इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने पीक्यूआर और आरएसटी को अक्वायर किया है। इस एक्विजिशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ लॉ सूट्स चल रहे हैं कंपनियों के अगेंस्ट में। एबीसी ने इंडेमनिटी सिक्योर करके रखी है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेलर्स टू मिटिगेट द पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद दिस लीगल मैटर्स। फॉलोइंग एक्विजिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। आइए पहले एक्विजिशन की बात करते हैं। पहला पॉइंट, एबीसी लिमिटेड अक्वायर्ड ए बेवरेज कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड फ्रॉम एक्सवाईजेड लिमिटेड। पीक्यूआर को हमने अक्वायर किया, हम लोग एबीसी हैं। At the time of acquisition, PQR is a defendant in a court case whereby certain customers of PQR has alleged that products of PQR contain pesticides in excess of the permissible levels which have caused them health hazard या health damage. PQR is being sued for damages of 2 crores. XYZ has indemnified ABC फॉर द लॉसेस। XYZ ने क्यों इंडेमनीफाई किया? क्योंकि XYZ से ही ABC ने PQR को खरीदा था। तो बोला डैमेज विल बी इंडेमनीफाइड ड्यू टू दिस केस फॉर एन अमाउंट अप टू ₹1 crore, और बोलता था फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज 0.7 crore। तो आपने सुना होगा जिस लायबिलिटी के लिए जहां हमें इंडेमनिफिकेशन मिलता है, वो लायबिलिटी हम जितने रुपए की लिखते हैं उससे ज्यादा का हम लोग इंडेमनिफिकेशन असेट नहीं लिखते। तो इसको लेकर के क्या क्या क्वेश्चन है, आइए हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट अमाउंट वुड एबीसी लिमिटेड अकाउंट फॉर द आइडेंटिफाइड लायबिलिटी? द आंसर इज कंटिंजेंट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लिखेगा विच इज 0.07 related to contingent liability and indemnification asset at the time of acquisition. Although indemnification a loss up to 1 करोड़ तक मिलेगा, जितना लॉस होगा अप टू 1 करोड़ तक मिलेगा, बट इफ दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, आप इंडेमनिफिकेशन असेट को भी 0.70 तक लिख पाओगे। तो लिखता है इसके रिगार्ड में हम लायबिलिटी और असेट कितने रुपए का लिखेंगे? द आंसर इज लायबिलिटी 0.70, इंडेमनिफिकेशन असेट 0.70। सेकेंड क्वेश्चन भी देखो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू द रिकॉग्निशन ऑफ सच लायबिलिटी एंड असेट? अगर आप सेम अमाउंट का असेट और लायबिलिटी लिख रहे हो तो नेट असेट सेम रहेगा, तो गुडविल में कोई बदलाव इसके चलते नहीं आएगा। सो द नेट इंपैक्ट ऑन द गुडविल विल बी नील। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि सपोज in case the fair value of the identified liability is 1.2 instead of 0.70, then what will be liability and asset? अब अगर liability 1.20 में लिख रहा हूं तो asset तो मेरे को 1.20 लिखना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज इंडेमनिफिकेशन तो मैक्सिमम मेरा 1 तक ही अलाउड है। तो हमको इंडेमनिफिकेशन असेट जो है वो 1 लिखना होगा और लायबिलिटी 1.2 लिखनी पड़ेगी। तो द आंसर इज 1.2 का लायबिलिटी एंड 1 का एसेट। और लास्ट क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू द रिकॉग्निशन ऑफ सच लायबिलिटी एंड असेट? तो आप अगर लायबिलिटी 1.2 की लिखोगे और असेट अगर 1 का लिखोगे तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल 0.20 से बढ़ जाएगी। तो द इंपैक्ट ऑफ द गुडविल विल बी इंक्रीज ऑफ द गुडविल बाई 0.2 crores। तो ये 4 क्वेश्चन केस सिनारियो में पहले वाले केस से थे। अब मैं आपके साथ दूसरा वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बोला एबीसी लिमिटेड पेज 50 करोड़ रुपया टू अक्वायर आरएसटी फ्रॉम एमएन। आरएसटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंटेनिंग फाइबर ग्लास एंड हैज बीन नेम्ड इन 10 क्लास एक्शंस कंसर्निंग द इफेक्ट्स ऑफ दीज फाइबर ग्लासेस। MN agrees to indemnify ABC for adverse results in court up to an amount of ₹10 crores.
The class actions have not been specified the amount of damages and past experience suggests that claims may be up to 1 crore each, but they are often settled in small amounts. ABC Limited makes an assessment of the court cases and decides that due to potential variance in the outcomes, the contingent liability cannot be measured reliably, so no amount is to be recognized in respect of that. तो आप अगर liability नहीं लिखोगे तो आपको indemnification asset लिखना भी allowed नहीं है. तो भले आपको 10 करोड़ तक का वो कवरेज दे करके रखा है, बट लॉस होगा तब तो लाइबिलिटी आप नहीं लिखोगे तो असेट भी आपको लिखने नहीं मिलेगा. लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछता है कि ऑन एक्विजिशन ऑफ आरएसटी व्हाट अमाउंट शुड बी द इंडेमनिफिकेशन एसेट अकाउंटेड फॉर इन दिस एक्शंस या इन दिस 10 क्लास एक्शंस. द आंसर इज नील, बिकॉज लाइबिलिटी नील लिख रहे हैं तो असेट को भी नील ही लिखना पड़ेगा. तो ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से अच्छे से थे और रिविजनल टेस्ट पेपर में आए हैं. हम लोग और सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. आइए, choose the most appropriate answer from question 6 to question 10. 1 जनवरी 2026 को 7500 का असेट खरीदे, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है. 31 दिसंबर 2027 एग्जैक्टली 2 साल बाद एक इंडिकेशन हुआ इंपेयरमेंट का और इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग हुआ. 28 फरवरी 2009 मतलब और 1 साल गुजर गया और उसके बाद वाले साल के 2 महीना बाद asset is classified as held for sale. तो कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे आपको असेट को लिखना पड़ेगा. तो 28 फरवरी को दैट इज 4600 एंड देन एवरी रिपोर्टिंग डेट को आपको मालूम है उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना पड़ता है और इंपेयरमेंट लॉस वगैरह रिवर्सल करने भी मिलता है. तो दोबारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 5300 आया. तो आप देखिए थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ है. अपन को क्या क्वेश्चन पूछता है अपन देखते हैं. डेटा वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग. आइए, पहला क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट फॉर द ईयर 2028. तो आप कब असेट को खरीदे थे, एक बार मैं वापस से बोलूं, 1 जनवरी 2026. तो अब देखो अपन 7500 में खरीदे थे, 10 साल का डेप्रीसिएशन था तो 750 करके डेप्रीसिएशन था. तो 26 में 750 दे दिए, 27 में 750 दे दिए. तो अब हमारी असेट बची 6000 रुपीज की. ठीक है, और 2027 में हमने 240 का इंपेयरमेंट लॉस मारा. तो 6000 में 240 का इंपेयरमेंट लॉस अगर और माइनस कर देते हैं तो हमारा असेट का कैरिंग अमाउंट हुआ 6000 माइनस 240, तो हो गया 5760. मैं इधर उधर लिख रहा हूं बच्चों, प्लीज जगह है बोल करके. तो 5760 इज माई असेट का वैल्यू एज ऑन 1/1/28. बिकॉज फिनेंशियल ईयर जो है ना कैलेंडर ईयर ही है, माने दिसंबर तक का ईयर एंडिंग है. तो 26 में ये डेप्रीसिएशन, 27 में ये डेप्रीसिएशन और 27 में ये इंपेयरमेंट लॉस. तो फाइनली 5760 की मेरी असेट 1/1/28 को बन गई. अब वो बोला डेप्रीसिएशन इन द ईयर 2028. तो अब मेरा असेट 8 साल का बचा हुआ है, 10 साल में से 2 साल गुजर गया. तो 5760 डिवाइडेड बाई 8. तो माई डेप्रीसिएशन इज 720. लेट मी सी इट इज देयर और नॉट. यस, इट इज देयर. डेप्रीसिएशन इज 720. अब अगला क्वेश्चन पूछा द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट इन द ईयर 2029. अब आप ऐसा समझ लो कि 5760 से हम 720 का डेप्रीसिएशन माइनस कर चुके हैं एंड इट इज नाउ 5040 इज माई WDV एंड रिमेनिंग वर्किंग लाइफ इज 7. लेकिन 2029 में क्या हुआ, सॉरी, कि 2 महीना काम करने के बाद जनवरी और फरवरी असेट को क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल कर दिया गया. तो मेरे को 2 महीना का ही डेप्रीसिएशन देने मिलेगा. तो अगर मैं 5040 को 7 से डिवाइड करूं, 720 आता है, इंटू अगर 2/12 करूं तो इट इज कमिंग 120. तो आप बोल सकते हो 720, हाँ चल रहा है, ठीक है, 720 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 दैट इज माई डेप्रीसिएशन. सो माई डेप्रीसिएशन इज 120 एंड दिस इज द राइट आंसर.
तो अब मेरा एसेट कितना बचा अगर बोले हम लोग, तो 5040 माइनस 120, 5040 माइनस 120 इज 4920 इज द WDV ऑफ द एसेट ऑन 28 फरवरी। तो उन्होंने देखो 8 नंबर क्वेश्चन यही पूछा, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 28 फरवरी, एंड दैट इज 4920। 9 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इमीडिएटली आफ्टर इट्स क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। तो रूल है कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। तो कैरिंग अमाउंट है 4920, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 4600, आप 4600 में लिखोगे, ये रहा 4600, और 320 का इंपेयरमेंट लॉस आप रिकॉर्ड करोगे। तो आपकी बुक्स में 2 बार इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ, एक बार 240 का 2008 के एंड में 828 माफ कर देना, और एक बार 320, टोटल मिलाकर के 560 का हम लोग इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं। और अभी तक 9 क्वेश्चन हमारा हो चुका। भाई आखिरी क्वेश्चन में what will be the amount of reversal of impairment loss and the carrying amount of the asset after the reversal of impairment loss as on 30 जून 2029। तो 30 जून को आपने देखा होगा कि उस एसेट का फेयर वैल्यू 5300 हो गया था, और 4600 में हम लास्ट छोड़ करके आए थे। आप तो जानते हो वंस द एसेट इज क्लासिफाइड एज नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वी कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन एनी मोर। तो अब यहां पे देखो 700 का रिवर्सल बन रहा है, बट अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा रिवर्स हम नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम रिवर्सल इज अलाउड अप टू 560। तो 560 अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो माय एसेट विल बिकम 4600 प्लस 560 विच इज 5160। सो द आंसर इज 5160। रिवर्सल इज 560 एंड कैरिंग अमाउंट विल बी 5160। तो ये 10 क्वेश्चन छोटे छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले आएंगे एग्जाम में। अब आइए बड़े क्वेश्चंस में चलते हैं। पहला क्वेश्चन 11 नंबर, एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड 10% इंटरेस्ट इन वी लिमिटेड फॉर 50,000 1 जून 2026। मैं इसको 26 बोलूंगा। द इन्वेस्टमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग फॉर विच इरिवोकेबल ऑप्शन वॉज अवेल्ड so that it will be measured at FVT OCI। फैंटास्टिक है। जो भी गेन लॉस होगा हम लोग OCI में डाल देंगे, जब डिस्पोजल हो जाएगा OCI को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइज द इंक्रीज ऑफ 30,000 इन द OCI फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027। तो अगर मैं जर्नल एंट्री वाइज जाऊं ना बेटा, आपके लिए पता नहीं उन्होंने अभी क्या मांगा है, तो मेरा पहला जर्नल एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंड दैट इज 50,000। जर्नल एंट्री करके बच्चों को समझाने से बच्चे थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। सेकेंड विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू OCI एंड दैट इज 30,000। अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 80,000 में बुक्स में रिफ्लेक्टेड है। आगे एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड एडिशनल 25% स्टेक इन वी लिमिटेड फॉर 2 लाख रुपया ऑन 1 अप्रैल 2027, जस्ट नेक्स्ट डे, and achieved significant influence. The fair value of net asset is 2,50,000 at 1st June 2026 and it became 4 lakh on 1st April 2027। तो खैर हम लोग तो 1st अप्रैल को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज एग्जर्ट करेंगे, तो उसी समय हम लोग गुडविल वगैरह कैलकुलेट भी करेंगे। वी लिमिटेड रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड्स ऑफ रुपीज 1 लाख बिटवीन 1 जून 2026 से लेकर के 1 अप्रैल 2027। फाइन, इस वक्त हम लोगों के पास कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था जून से अप्रैल तक। 1 अप्रैल को ही तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया, बिकॉज 1 अप्रैल को ही तो हम लोग 25% और स्टेक खरीदे। मांगा क्या है, हाउ शुड एक्स लिमिटेड बी अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड on account for piecemeal acquisition when such investment provides X Limited significant influence over V Limited। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, जर्नल भी मांगा है। तो इसका पहला पार्ट का आंसर ये है कि भाई 1 जून से लेकर के 31 मार्च तक आप इन्वेस्टमेंट को एज पर इंड AS 109 FVT OCI की तरह रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टमेंट पहली बार कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद एवरी टाइम रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे रीमेजरमेंट होता जाएगा, और जो भी फेयर वैल्यू गेन होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा। या पहला लाइन लिखोगे।
सेकेंड लाइन लिखोगे कि ऑन 1/4/2027 जब हम लोग और 25% स्टेक अक्वायर कर लिए तो यहां से इक्विटी मेथड अकाउंटिंग होएगा। आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। और इक्विटी मेथड अकाउंटिंग होएगा तो हम लोग गुडविल का कैलकुलेशंस भी करेंगे, आपके सामने रखेंगे भी और सारा जर्नल एंट्री भी आपको दिखाएंगे। While applying equity method, the investment in associate will be initially recognized at cost. It doesn't include any specific guidance on how to account for the existing investments, which is account for under Ind AS 109 that subsequently becomes an associate or JV. One may apply fair value approach, drawing the analogy from this particular paragraph. मैं आपको बताता हूं ना क्या करना है, सिंपल है। अपने 80,000 तक उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के चले गए थे, उसका क्या नाम फेयर वैल्यू पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिए थे एफवीटी ओसीआई पे। तो जो भी पुराने इन्वेस्टमेंट होते हैं ना बेटा, आपने कंसोलिडेशन में बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह में भी देखा होगा, उसको जिस दिन कंट्रोल आता है ना उस दिन हम लोग फेयर वैल्यू पे रीमेजर कर देते हैं। एग्जिस्टिंग ओल्ड इक्विटी इंटरेस्ट हेल्ड इन द कंपनी, एग्जिस्टिंग इक्विटी इंटरेस्ट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल। तो यहां पे डेट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, डेट ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वही वाला रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं कि मेरा 1/4 को पुराना इक्विटी इंटरेस्ट 80,000 का था, नया इक्विटी इंटरेस्ट मैंने 2 लाख का और खरीदा, तो आप ये बोल सकते हो कि 2,80,000 में मेरे को 35% का स्टेक मिल गया। इस दिन एसोसिएट कंपनी का नेट एसेट का वैल्यू क्या था मेरे को देखने दो। लिखा इस दिन एसोसिएट कंपनी का नेट एसेट का वैल्यू था 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया अगर था तो 4 लाख का 35% हमने खरीदा, तो 4 लाख का 35% कितना बना, 1,40,000। तो 1,40,000 का माल हमको 2,80,000 में मिला, तो 1,40,000 का गुडविल है। आप जानते हो गुडविल अलग से रिकॉर्ड नहीं होता, कंसोलिडेशन होता, सब्सिडरी कंपनी होती तो गुडविल अलग से रिकॉर्ड होता। ये गुडविल खाली कैलकुलेट होता है और नोट्स में अलग से दिखाया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ही होती है। तो अपने पहला जर्नल मार चुके थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टीट्यूट ने वो वाला जर्नल मारा नहीं है, आपको मारना चाहिए इन्वेस्टमेंट टू बैंक। फिर सेकेंड जर्नल देखिए इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई, नॉर्मल जर्नल हो गया। तो अब अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 2,80,000 हो गया। 2 लाख का एक और परचेज का एंट्री मारेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2 लाख। इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नाम जब दिया ना तो इसको 2,80,000 करके अलग से रिकॉर्ड कर लिया और ओल्ड वाला इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। आप ये काम नहीं भी कर सकते हो और कर भी सकते हो। आपका 80,000 तक तो इन्वेस्टमेंट आ चुका था, फिर एक एंट्री मार दो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2 लाख रुपया, तो 280 हो गया। बट क्योंकि पुराना इन्वेस्टमेंट को मान लिया जाता है कि बिक गया उस दिन, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ इस तरह से एंट्री मारी है। पहले इन्वेस्टमेंट बोल करके लेजर खोला, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बोल करके लेजर खोल दिया। हार्डली मेक्स ए डिफरेंस, डजंट मेक ए डिफरेंस। और उसके बाद अब इंपॉर्टेंट बात है, जो पुराना 30,000 रुपीज था जो ओसीआई में डाल के रखा था, उसको आपको रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट जो एफवीटी ओसीआई वाला था दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, नाउ इट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विच विल बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। तो ये जर्नल एंट्री है। आप ऐसा भी जर्नल मार सकते हो, इन्वेस्टमेंट टू बैंक 50,000, इन्वेस्टमेंट टू ओसीआई 30,000, फिर इन्वेस्टमेंट टू बैंक 2 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 280, फिर ओसीआई टू रिटेन्ड अर्निंग। ओसीआई को पीएल में मत भेजना, बिकॉज एफईटी ओसीआई वाला इन्वेस्टमेंट जब डिस्पोजल माना जाता है तो रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है, ओसीआई पीएल में नहीं जाता। सो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए इस आरटीपी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर देख करके जाइएगा। 100% मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। ऑन 1 अप्रैल एबीसी लिमिटेड ने 10 ईयर बॉन्ड इशू किया। पार वैल्यू 15 लाख था, कूपन 8% का था, मार्केट रेट के हिसाब से ही सब कुछ है। एबीसी लिमिटेड यूजेस सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जैसे अपन पीएलआर वगैरह बोलते हैं ना, प्राइम लेंडिंग रेट, या माइबोर लाइबोर बोलते हैं, बोलता है यूजेस सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एज इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट द डेट ऑफ इंसेप्शन इट वाज 5%। तो आप बोल सकते हो कि एसओएफआर 5% था, कंपनी ने 3% और एक्स्ट्रा करके 8% पे बॉन्ड इशू किया है, बिकॉज कंपनी का तो क्रेडिट वर्दीनेस भी वैसा नहीं होता ना। तो ये तो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, तो कंपनी को 8% करके ब्याज पे लोन लेना पड़ा या बॉन्ड इशू करना पड़ा 15 लाख रुपया का।
अब बोलता है SOFR गिर करके 4.75% हो गया 1 साल के बाद। तो हम लोगों का जो लोन का जो रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, उसका भी वैल्यूएशन मान लो 7.75% आ गया, बिकॉज 5 + 3 8% करके किए थे, यही हमारा बेंचमार्किंग था। तो अब हम लोग का बेंचमार्क हो गया 4.75 + 3 7.75%। अब लिखता है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता था फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 15,38,110। जो 15 लाख का बॉन्ड था, अब लाइबिलिटी 15,38,000 की हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया और हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स्ड रेट बॉन्ड है। तो लाइबिलिटी आप जानते हैं कि बॉन्ड वैल्यूएशन गोज अप व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स डाउन। तो इंटरेस्ट रेट गिरा तो हम लोग का बॉन्ड वैल्यूएशन लाइबिलिटी, हम लोग का लाइबिलिटी था, हमारे हाथ में असेट नहीं, हम लोगों ने बॉन्ड इशू किया था, असेट नहीं, तो हमारे लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। तो लाइबिलिटी होगी 15,38,000 की। दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.6%। ये जो लाइबिलिटी बढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑफ द बॉन्ड 1,20,000 फॉर 9 years एंड 15 लाख एट द एंड ऑफ 9th year। इस कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करोगे तो 15,38,110 ही आएगा। हाँ तो ठीक है, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, ये फेयर वैल्यू हम लोग भी मान रहे हैं। आप ये लाइन नहीं भी लिख के देते, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे ABC Limited assumes that a flat yield curve, that all changes in the interest rate result from parallel shift in the yield curve, and that the changes in SOFR are only the relevant change in the market conditions। आगे ये SFM के वर्ड से हम लोगों के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। आगे फॉलोइंग डिस्काउंटिंग रेट में बी यूज्ड। 7.75% का डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ, ये सारा 9 साल का, 9th year एंड का, 1 to 9 year का, 10th year एंड का और 1 to 10 years का। क्योंकि हम लोग 1 साल के बाद वैल्यूएशन करेंगे तो हम लोगों के लिए ये रेट रेलेवेंट नहीं है, खाली यही रेट रेलेवेंट रहेगा, ऊपर वाला दोनों। मांगा क्या है? रिक्वायर्ड व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट द एंड ऑफ year 1 व्हेन द बॉन्ड्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। बेस्ट चीज ध्यान से सुनना, 5 मिनट का काम है। अब तुम ये समझो कि हम लोगों ने जब बॉन्ड इश्यू किया, हमने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट या बॉन्ड अकाउंट, एंड दैट इज 15 लाख रुपया। अब इस लोन को फेयर वैल्यू पे रीमेजर करेंगे 15,38,110। तो हम लोगों को 2 लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, या 2 लोन लायबिलिटी, वही लोन ही लिख देता हूं, 2 लोन लिखना पड़ेगा 38,110। अब यहां पे हम लोगों को लॉस होगा। नॉर्मली ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि बॉन्ड इज FVTPL आइटम, बॉन्ड्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस होगा वो P&L में जाएगा। लेकिन फिनेंशियल लायबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, कि अगर इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क की वजह से फेयर वैल्यू बदलता है, उसके कोई भी सम नहीं थे हमारी बुक में, एक सिंपल सा पैराग्राफ था मेरे बुक में, शायद 15 या अनुपम एक बार बुक देना तो सारा CA फाइनल का हम लेकर क्या है, हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं, पैराग्राफ का नंबर और पेज नंबर भी बताते हैं कि इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क की वजह से अगर कोई फेयर वैल्यू में चेंजेस आता है तो उस चेंजेस इन दी फेयर वैल्यू को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाला जाता है। फिनेंशियल लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ था, जिसको लेकर के कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं हम लोगों ने सॉल्व किया, बट देयर वाज ए पैराग्राफ। मैं एक बार वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं आपको। मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 15, पेज नंबर 6। वी नो दैट FVTPL liabilities are measured at fair value at each reporting date, and the difference goes to profit and loss. But if any part of the gain or loss is associated with the change in the credit risk, then that part will be recognized in the other comprehensive income. तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना रुपया जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आपको बॉन्ड का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा 7.75% पे। पहले 8% के हिसाब से 15 लाख निकला था। अब जब इंटरेस्ट रेट गिरा और आपका बेंचमार्किंग SOFR से हो रहा है, तो आपको 7.75% पे बॉन्ड का फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब बॉन्ड में फ्यूचर पेमेंट आप कितना करने वाले हो, ये रहा आंसर, 1,20,000 अगले 9 साल तक, और 15 लाख रुपया आप 9th year एंड पे पेमेंट करोगे। ये इतना लिखा हुआ हम लोगों को जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा बाद में।
तो अगर मैं 7.75% पे लोन का फेयर वैल्यू निकालता हूं तो 1,20,000 9 साल का एनविटी फैक्टर इज 6.312 सब में दिया हुआ है, देखिए यहां पे 6.312 क्यूमुलेटिव एनविटी फैक्टर जिसको बोलते हैं, और 0.511 डिस्काउंटिंग फैक्टर है 9th ईयर एंड का। तो अगर मैं 1,20,000 को 6.312 से मल्टीप्लाई करता हूं और 15 लाख को 0.511 से, तो मेरा पीवी आता है 15,23,940। तो बिकॉज ऑफ फॉल इन माई बेंचमार्क रेट, इंटरेस्ट रेट गिरा तो बेंचमार्क रेट भी गिरा। अब मार्केट रेट ठीक है 7.6% पहुंच गया, पर मेरा बेंचमार्किंग तो 7.75% से ही होने वाला था, बिकॉज हमने उसी के हिसाब से अपना बॉन्ड का वैल्यूएशन जचाया था। तो मेरे लोन का फेयर वैल्यू 15,23,940 होना चाहिए था। इसके बियॉन्ड अगर फेयर वैल्यू चेंज होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, यहां तक का चेंज मेरा P&L में जाएगा। तो अगर आप बॉन्ड देखे होंगे मेरा 15 लाख रुपया का था, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द रेट फ्रॉम 8 to 7.75 द बॉन्ड फेयर वैल्यू इज बिकमिंग 15,23,940 एंड मार्केट में अगर फेयर वैल्यू देख रहा हूं तो 15,38,110 है। तो दिस इज द चेंज ड्यू टू द क्रेडिट रिस्क एंड दिस इज द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चेंज। तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से जो लॉस है 23,940 का, वो P&L में जाएगा। और ये वाला जो चेंज है देखो तो कितने रुपए का चेंज है, 15,23,940 माइनस 15,38,110 14,170 का। ये 14,170 विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं था, और मैं बोलता था कि भाई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, अलग से डिस्कशन नहीं है, लेकिन हाँ कभी कोई क्वेश्चन आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से तो करवा देंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो लिखा द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी एट द एंड इज 1538, हेंस 14,170 रुपया विल बी रिकॉर्डेड इन दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंस्टीट्यूट ने सब कुछ डिस्कशन किया, स्टेप A, B, C। पहले बोला 8% का IRR है, फिर बोला 3% एक्स्ट्रा है, फिर बोला अब 9 साल तक ये पेमेंट करना बचा हुआ है, फिर बोला 7.75% करके पहले लोन का फेयर वैल्यू निकालेंगे, निकाला तो इतना रुपया आएगा। अपन डायरेक्ट पहला स्टेप में ही करेंगे कि as per the benchmark rate the new interest rate is 7.75%, hence the fair value of the loan is इतना। उसके बाद बोलेंगे but the actual market value is 15,38,110, therefore the difference is going to be transferred to other comprehensive income। ये ABC स्टेप आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन। अनुपम मोबाइल फोन देना तो हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों का बुक में पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 6 है। पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपको, लेकिन ये सेम सम वहां पे है, फिगर थोड़ा ऊपर नीचे है पर ये सेम सम है। आओ पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 ए ने 10%, यहाँ 2001 पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया 1,000 रुपया का, 10 साल बाद मैच्योर होगा। कन्वर्टिबल इंटू इक्विटी है, 25 रुपया पे कन्वर्जन होगा। इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। मेरे जो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एनुअल बेसिस पे था। एट दैट डेट ए लिमिटेड कुड हैव इशूड द नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एट 11%। सॉरी। ऑन 1 अप्रैल 2006, दैट इज 5 साल बाद, डिबेंचर का फेयर मार्केट वैल्यू 1700 रुपया था। शेयर बाजार में दाम शेयर के बढ़ रहे हैं ना बेटा, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर के दाम भी बढ़ते हैं, क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर का जो होल्डर रहता है
उसको बाद में शेयर ही मिलने वाला होता है, तो शेयर बढ़ने वाला है, शेयर का दाम बढ़ रहा है तो डिबेंचर का भी मार्केट प्राइस बढ़ता है। अदरवाइज नॉर्मली प्लेन डिबेंचर के मार्केट प्राइसेस सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से बदलते हैं, शेयर बाजार की वजह से नहीं बदलते। ए लिमिटेड मेक्स ए टेंडर ऑफर टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर्स टू रीपर्चेज द डिबेंचर एट 1700 रुपया विच द होल्डर एक्सेप्ट्स। ऑन द डेट ऑफ रीपर्चेज इट कुड हैव इशूड द न्यू डिबेंचर्स एट 8। नया इंटरेस्ट रेट जो 11 पहुंच गया था वो गिर करके अब 8% हो गया है। हाउ डज ए लिमिटेड अकाउंट फॉर द रीपर्चेज? अब ये समझो बच्चों, अगर आपको याद हो तो ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, तो इसमें एक लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट जरूर होगा। और आप 2006 को आप इस बॉन्ड को रिपर्चेज कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले 2006 का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, लायबिलिटी कंपोनेंट का और इक्विटी कंपोनेंट का। अब आप ये अच्छे से जानते होंगे कि लायबिलिटी कंपोनेंट पहले निकलता है और इक्विटी कंपोनेंट बैलेंसिंग फिगर आता है टोटल प्रोसीड से माइनस करके। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इक्विटी कंपोनेंट कभी भी बदलता नहीं है और लायबिलिटी कंपोनेंट एवरी ईयर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होता जाता है। लेकिन अगर आप 2006 तक पहुंचोगे, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पहले फर्स्ट डेट में हम लोगों को इन दोनों को कैलकुलेट कर लेने दो और पहला पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में देखो वही किया हुआ है। 10 साल का बॉन्ड है, 20 हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% लेना पड़ेगा। ऑल्दो वी आर पेइंग ओनली 10%, तो हमारा जो कैश फ्लो है उसका पीवी निकाल लोगे ना, जो फ्यूचर पेमेंट हम करने वाले हैं उसका अगर पीवी निकाल लेंगे तो हम लोगों को लायबिलिटी कंपोनेंट मिल जाएगा, बट पीवी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकलना चाहिए। तो 1000 रुपया का बॉन्ड है, 10% ब्याज है, 10 रुपया हो गया। 6 मंथली कर दोगे तो 10% ब्याज है, 100 रुपया हो गया। 6 मंथली कर दोगे तो 50 रुपया। तो अगर 50 रुपया का 20 तो हाफ ईयरली पेमेंट 11% के ब्याज से पीवी निकालोगे तो 11.95 का एनवीटी फैक्टर आ रहा है। ऐसे हम लोग तो 4 डेसिमल लेते हैं, बट इंस्टीट्यूट ने दो डेसिमल ही लिया है। हाँ 11.95 ठीक है, 11.9504 आया है, तो 11.95 उन्होंने लिया है। तो अगर 50 रुपया को हम लोग 11.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरेस्ट पेमेंट का लायबिलिटी कंपोनेंट है और प्रिंसिपल रीपेमेंट का लायबिलिटी कंपोनेंट निकला 342। तो 940 इज द लायबिलिटी कंपोनेंट एंड 60 इज द इक्विटी कंपोनेंट, दैट इज ऑन द फर्स्ट डे। तो ये पहला पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे और बैलेंस शीट में पहला जो बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा वो है बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू लायबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी कंपोनेंट। अब ये अगले 5 साल तक लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट का आप इक्विटी कंपोनेंट को सेम रखना पड़ेगा, लायबिलिटी कंपोनेंट को आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे निकालना होगा। तो या तो आप लेजर बना करके वहां तक जाओ, लायबिलिटी कंपोनेंट का 5 साल का 10 ठो पेमेंट होगा, वहां तक लायबिलिटी कंपोनेंट का फेयर वैल्यू निकाल लो, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकाल लो। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जैसा मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आप एक काम कर सकते हो वापस से, क्योंकि पीवी पे ही तो लिखना है लायबिलिटी को, तो 2006 के एंड पे हम लोगों को अब कन्वर्जन करना है, बॉन्ड को रिपर्चेज करना है। तो 2006 में अगर मैं बोलूं तो 50 रुपया अब मेरे को 10 ठो पेमेंट करना बाकी है। तो 50 रुपया का 10 पेमेंट अगर मैं 11% करके वापस से पीवी निकालूं तो दिस इज द लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ माई इंटरेस्ट पेमेंट
और 1000 रुपीज को अगर 5 साल के बाद 11% से का पीवी निकालूं तो दिस इज द लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑफ माय प्रिंसिपल पेमेंट. सो माय टोटल लाइबिलिटी कंपोनेंट इज 962. तो अगर मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल बनाता तो लाइबिलिटी कंपोनेंट का अमाउंट 962 ही आता. क्योंकि मुझको ये 5 साल का जर्नल एंट्री करने नहीं बोला गया तो हम 962 खाली कैलकुलेट करके निकाल लिए कि भाई बचा हुआ पेमेंट 11% का इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट है, 11% के हिसाब से मैंने पीवी निकाला है. तो अगर मैं पीवी निकालूंगा तो 962 ही आएगा. तो अब तुम ये समझो कि आज के दिन मेरी बुक्स में सीन क्या है. आज के दिन मेरी बुक्स में सीन है कि मेरा लायबिलिटी कंपोनेंट 962 का है और इक्विटी कंपोनेंट 60 रुपीस का है. एक मिनट. हाँ दीपक, मैं फोन कर रहा हूं. अब मैं इसको रिपर्चेज कर रहा हूं 1700 में. तो लायबिलिटी कंपोनेंट के लिए मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं और इक्विटी कंपोनेंट के लिए मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं, ये फिर से निकालना पड़ेगा उसी प्रोसेस को फॉलो करके जैसा हम लोग पहला दिन किए थे. तो ये आज के मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना पड़ेगा. सेम सम कराया हुआ है. तो आज के मार्केट इंटरेस्ट रेट से अगर मैं 50 रुपया को 8% के हिसाब से पीवी निकालूं तो 406 आता है. 1000 रुपीज का 8% से निकालूं तो 676 आता है. टोटल इज 1082. तो आप ये समझ लो कि भाई हम लायबिलिटी के लिए पेमेंट कर रहे हैं 1082 और इक्विटी कंपोनेंट के लिए मैं बाकी पेमेंट कर रहा हूं विच इज 1700 माइनस 1082 विच इज 618. तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंज था बच्चों. हाफ ईयरली इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और मेरे क्वेश्चन में जो मैंने बुक में कराया था उसमें ईयरली था और कोई डिफरेंस नहीं है. अब देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कंपोनेंट 962, अपन पे कर रहे हैं 1082. तो 962 को और 1082 का डिफरेंस पीएल में जाएगा बिकॉज लायबिलिटी सेटलमेंट का पेमेंट है. सो 120 रुपीज विल गो टू P&L. आइए मैं जर्नल देखता हूं. ये देखो लायबिलिटी कंपोनेंट अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1082. इक्विटी कंपोनेंट का जो पेमेंट है मेरी बैलेंस शीट में 60 लिखा हुआ और मैं 618 रुपए पेमेंट कर रहा हूं. तो ये जो मेरा लॉस है आई कैन नॉट ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इक्विटी का पेमेंट में जो लॉस होता है वो इक्विटी से ही एडजस्ट होता है. सो जो 558 का लॉस है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ एडजस्ट हो जाएगा. एंड द जर्नल एंट्री इक्विटी कंपोनेंट अकाउंट डेबिट, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक 680. कैश लिखा इन्होंने, आप बैंक करके एंट्री मार देना. सो दिस इज दैट सम जो ऑलरेडी बुक में था. अच्छा अगर ना ऐसा सम ऑलरेडी बुक में है तो अपन एक काम करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं खाली सम नंबर बता करके, क्योंकि सेम सम हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, तो फिर उसको अवॉइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 बिजनेस कॉम्बिनेशन का सम. ये सेम टू सेम सम मेरी बुक में पेज नंबर 106 में क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें तो फिगर भी सेम है. तो ये तो मैं किसी कीमत पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज सेम अमाउंट, सेम फिगर, एवरीथिंग सेम. ओके आपके मॉड्यूल में भी है, इसी को यहां पे वापस ला करके रख दिया है. ठीक है, तो ये सम आप बुक से देख लेना. पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सोल्यूशन कराए हुए होंगे, वहां पे से देख लेना. तो मैं 14 नंबर सम को स्किप कर देता हूं और सीधे 15 नंबर सम में जाता हूं. वेरी हैंडी, वेरी ब्यूटीफुल सम 15 नंबर. आइए, नया सम तो नहीं बोलूंगा, सिमिलर सम बुक्स में है बट एकदम सिमिलर भी नहीं है. ऑन 1 जनवरी 2021 15 नंबर सम. एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ एस फॉर 15 लाख रुपया. पीसीए, परचेज कंसिडरेशन. Book values and fair values of identified assets and liabilities in the date of acquisition are set below. Tax base भी दिया हुआ है of S Limited tax jurisdiction. Any goodwill arising is not deductible for the tax purposes. Goodwill का other से deferred tax मत निकालना. The tax rate of H and X का jurisdiction is 30 and 40. अपन को 40% के हिसाब से ही deferred tax कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि S Limited का प्रॉफिट लॉस S Limited के जुरिस्डिक्शन पे ही टैक्सेबल है. आगे सब्सिडरी कंपनी के ये सारे बुक वैल्यूज हैं.
सब्सिडरी कंपनी का ये टैक्स बेस है। सब कुछ देखोगे तो 970 का कैरिंग अमाउंट है, 920 का टैक्स बेस है, 50 का डिफरेंस है, टैक्स बेस छोटा है असेट का, तो इन्होंने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी लिख के रखा है। अब इन्होंने बोला आज के दिन अगर मैं फेयर वैल्यू निकालूं तो 1070 आएगा। तो 970 में जो असेट ऑलरेडी बुक्स में लिखा हुआ है, हम उसको 1070 तक अगर लेकर के जाएंगे तो 100 रुपीज का असेट का वैल्यू हम बढ़ा देंगे, लेकिन टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। तो 100 का 40% का मुझे एडिशनल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और बनाना पड़ेगा, दैट इज 40। और ये 40% करके मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एस लिमिटेड का ही जुरिस्डिक्शन का टैक्स रेट लेना पड़ता है। बोला कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स अराइजिंग ऑन एक्विजिशन एंड गुडविल बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो डेफर्ड टैक्स 40 एडिशनल और 20 पहले से था, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू 60। एक ऑल्टरनेट तरीका भी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 1070 में मैं असेट लिखूंगा, 920 इसका टैक्स बेस है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 150। इसका मैं सीधा 40% अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 60 इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मेरे को इतना में लिखना है, टैक्स बेस इतना है, अब तो यही कैरिंग अमाउंट बन जाएगा ना जी, 1070 विल बिकम द कैरिंग अमाउंट। तो वैसे भी मैं निकाल सकता था, इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में ऐसे ही निकाला है, हम लोग ऐसा सीखे हैं 40 + 20 आगे। तो अब देखो हम लोग 1500 का पेमेंट किए है ना, और 1070 का नेट असेट मेरे घर में घुस रहा है, और 60 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो 1070 माइनस अगर मैं 60 कर दूं तो 1010 का नेट असेट मेरे घर में घुसेगा, जिसका पेमेंट मैं 1500 करूंगा, तो मेरा गुडविल आएगा 490। ये देखिए 1500 का पेमेंट है, असेट 1070 का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 60 का, 1010 490 का गुडविल। सो छोटा सा सम। अच्छा देखो इन्होंने कैलकुलेशन 150 इंटू 40% करके 60 किया, मैं दो पार्ट में किया, 20 ऑलरेडी रिकॉर्डेड, 40 न्यू टू बी रिकॉर्डेड। इन्होंने नीचे लिखा गुडविल का टैक्स बेस का कैलकुलेशन नहीं होगा, 490 इज द गुडविल, नो डेफर्ड टैक्स विल बी रिकॉर्डेड फॉर गुडविल, नो अदर डिफरेंसेस आर देयर। 40% का लिया गया बिकॉज टैक्सेस विल बी पेएबल एंड रिकवरेबल इन एस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। तो ठीक है, नॉर्मल बात है, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको पहले भी बोल दिया था। सो दैट वाज द सम नंबर 15। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। P Limited was incorporated in India, own 70% interest in a foreign entity, S Limited. P का INR, रुपी इज द फंक्शनल करेंसी, सब्सिडरी कंपनी का डॉलर इज द फंक्शनल करेंसी। सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 32,000 रुपीज में, बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सिडरी कंपनी का नेट एसेट दिया हुआ है आज का, ये मेरा शेयर है, ये एनसीआई का है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ये मेरा है, ये एनसीआई का। एनसीआई का ऑलरेडी इस एनसीआई में इंक्लूडेड भी होगा, क्योंकि आप जब एफसीटीआर लिखते हो तो उस एफसीटीआर का हमारा जो प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा रहता है उसको आपको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में अलग से लिख के रखना पड़ता है, लेकिन एनसीआई का जो पोर्शन होता है वो एनसीआई के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है, एंड दैट इज देयर इन द लायबिलिटी साइड। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट जब होगा, फॉरेन सब्सिडरी का जब डिस्पोजल होगा, तो क्या करना होगा। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप बेचोगे तो पहला बात आपके घर में पैसा आएगा, दूसरा बात आपने जो एफसीटीआर रिकॉर्ड करके रखा है उसको खत्म करना पड़ेगा, दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बात जो एनसीआई आपकी लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ उसको खत्म करना पड़ेगा, और चौथा बात आपको नेट असेट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सब्सिडरी को अब आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे तो असेट्स विल गो।
और बाकी पैसा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि एफसीटीआर का जब रिक्लासिफिकेशन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आपको याद होगा, दीज आर दोज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम, ओसीआई आइटम, जो पीएनएल में जाता है। तो आप ऐसे समझो कि 2800 करोड़ रुपया का या 1000 रुपीज का नेट असेट जो मेरा था, उसको मैं 3200 में बेच रहा हूं, तो 400 रुपया का तो प्रॉफिट मेरे को इसी वजह से आ गया है। ठीक है। एंड थर्ड, सेकंड, 630 का मेरा एफसीटीआर खड़ा हुआ था, वो भी पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। तो सर एक साथ जर्नल एंट्री क्यों कराते हैं? आप 2 बार करवा देते, एक बार एक साथ कर लो, फिर मैं 2 बार करके करवा देता हूं, या छोड़ो पहले 2 बार वाला बार करा देता हूं। आपको पैसा मिलेगा 3200 और नेट असेट आपका 2800 चला जाएगा, पर आपकी बुक्स में ना नेट असेट 4000 में लिखा हुआ है और एनसीआई 1200 में लिखा हुआ है, तो है 2800 ही। नेट असेट असेट साइड में और एनसीआई लाइबिलिटी साइड में है, तो 2800 का माल आपने 3200 में बेच दिया, तो ये आपको पीएनएल अलग से 400 रुपया आ गया। 2800 का माल सब्सिडरी कंपनी की औकात 4000 की थी, मेरा 70% था 2800, हमने बेचा 3200 में, तो 400 का प्रॉफिट आ गया। एंड जो एफसीटीआर में मेरा बैलेंस पड़ा हुआ था 630, वो पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। तो ये 2 जर्नल एंट्री कहानी में बनती है। इसको मैं एक जर्नल एंट्री में करने की कोशिश कर रहा था। यहां पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 3200, एफसीटीआर डेबिट 630, एनसीआई डेबिट 1200, टू नेट असेट 4000, टू पीएनएल 1030। लेट मी चेक कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। 3200 प्लस 630 प्लस 1200 माइनस 4000। ठीक है, आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंड एज 21, डिस्पोजल क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटिंग टू फॉरेन ऑपरेशन, जो ऑलरेडी ओसीआई में है, अलग से लिखाया हुआ है, वो पीएनएल में रिक्लासिफिकेशन में चला जाएगा, नॉर्मल है। अगर सब्सिडरी को डिस्पोज करते हो, सेम लाइन दोबारा लिख दिया है। फिर उन्होंने बात किया कि भाई अगर सब्सिडरी पूरा नहीं है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी वहां रहेगा, इतना ज्ञान देने का जरूरत ही नहीं है। सीधा जर्नल एंट्री में देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, एनसीआई डेबिट, एफसीटीआर डेबिट, टू नेट असेट, टू पीएनएल। थोड़ा सा पैराग्राफ खाली एक्सप्लेन कर देना 2 लाइन लिख करके कि क्यूमुलेटिव एफसीटीआर गोज टू पीएनएल वंस द सब्सिडरी इज डिस्पोज्ड एंड टू व्हाटएवर गेन और लॉस अराइजेस ऑन सेल दैट आल्सो गोज टू पीएनएल। तो ये देखो 630 और 400 मिला करके पीएनएल में चला गया 1030। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, इन्वेंट्री का। ये सब भी हमको करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 20 मेरी बुक्स में कराया हुआ है। तो आप इसको माफ करोगे, क्योंकि सेम सम करवाया हुआ है, तो दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। कैश फ्लो का छोटा सा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल लाइन। ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2026, इंडियन कंपनी, कैश 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। कंपनी ने एक लोन लिया $2200 का 87 रुपीस करके। उस दिन एक्सचेंज रेट 87 था, तो 2200 को अगर 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,91,400 कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। देयर आर नो अदर ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 85। एक्सचेंज रेट 85 हो गया, तो हमको लोन को 85 करके रीमेजर करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 1,87,000 बैलेंस शीट के लिए। तो मेरा लोन लायबिलिटी गिर गया, तो मुझे प्रॉफिट आएगा 4,400, बट दिस इज नॉट ए रियलाइज्ड प्रॉफिट, तो डजंट टेंट अमाउंट टू कैश फ्लो। अनरियलाइज्ड गेन है ये,
मुझे हटाना पड़ेगा कैश फ्लो बनाते समय। आगे बैलेंस शीट में कैश दिया 291,400, ओके। शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रॉफिट 4,400 और लॉन्ग टर्म लोन 1,87,000। तो जो जो डिस्कशन हुआ वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द कैश फ्लो? द आंसर इज, अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो ये डेटा लिख देना कि लोन टेकन 191,400 पूरा मल्टीप्लाई करके, लोन रीस्टेटेड इन द बैलेंस शीट 1,87,000, foreign exchange gain 4,400. As this is an unrealized gain, this will not be shown in the cash flow statement as an inflow. अब आइए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा देखो, 191,400 लिखा, 187,4,400 लिखा। कैश बैलेंस के लिए बताया कि बढ़कर के 291,400 हो गया, वो तो हम लोग को बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये देखो यहां पे तुमको पता चलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पीबीटी 4,400 लेस फॉरेन एक्सचेंज गेन, तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जीरो कैश फ्लो आया। यही मैं बोल रहा था, हटाना पड़ता है। नो कैश फ्लो बिकॉज इट इज अनरियलाइज्ड इन नेचर। फॉरेन करेंसी लोन 191,400 का रिसीट था कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो 191,400, एड ओपनिंग कैश बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। नीचे लिखा the exchange gain of 4,400 doesn't have any cash flow impact, therefore it needs to be eliminated from the profit. ये सिमिलर एडजस्टमेंट, ये बेकार लाइन है, 2028 में भी यही करना पड़ेगा, बेकार। सो कैश फ्लो का छोटा सा सम कि फॉरेन एक्सचेंज गेन अगर अनरियलाइज्ड रहता है तो उसको कैश फ्लो में दिखा नहीं सकते, एलिमिनेट करना पड़ता है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन नंबर 19। Mr. Y's father owns 100% of the shares in A Limited. Mr. Y and Mrs. Y owns 100% in B Limited. MSZ, who is Mrs. Y's sister, इसके वाइफ की बहन है, साली हो गई मतलब, सॉरी, यहाँ प्रोवाइड्स बुक कीपिंग सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी लिमिटेड। हाउएवर MSZ या Miss Z is not an employee of B Limited. A Limited has increased its loan from 150 to 2 lakh during the year, for which it charges below market rate of interest. छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर मिस्टर वाइज फादर एंड मिसेज वाइज सिस्टर आर रिलेटेड पार्टी टू बी लिमिटेड। तो आइए इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। फादर हो गया मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई एंड मिसेज वाई हो गए, ये ए लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, ये लोग बी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, 100% स्टेक है। ये मिसेज जेड है, यहां लिखो जेड, ये बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी लिमिटेड के लिए ये बंदा रिलेटेड पार्टी है क्या? तो सिंपल सा लॉजिक है, बी लिमिटेड का कंट्रोल वाई के पास है, तो वाई के रिलेटिव्स तो रिलेटेड पार्टी होंगे ही ना जी, तो ये वाई का रिलेटिव ही तो है, ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी है। तो यस, फादर ऑफ मिस्टर वाई इज ए रिलेटेड पार्टी टू बी लिमिटेड बिकॉज द पर्सन हु कंट्रोल्स द एंटिटी का रिलेटिव आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। और रिलेटिव में माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा आता है। अब ये MSZ रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? द आंसर इज है, क्योंकि कौन है ये? जिनको कंट्रोल करता है उसकी बहन ही तो है। तो माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब रिलेटेड पार्टी में आते हैं। तो जो कंट्रोल करती है मिसेज वाई, उसकी बहन ही तो है जेड। तो यस, बी लिमिटेड के लिए फादर ऑफ मिस्टर वाई and Z are related parties. Second question, what disclosure is to be made in the financial statements of A and B with respect to loan given by A to B? Answer is disclosure करना है, नाम देना है, रिलेटेड पार्टी का नाम देना है, नया लोन दिया और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम में दिया वो भी बताना है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बताना है।
और कोई अगर बैड डेट वगैरह राइट ऑफ किए तो वो भी बताना है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखता है। ये आंसर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने गंदा टाइप से लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा था कि मिस्टर फादर और वो साली रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, इन्होंने आंसर दिया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। तो ये आंसर रॉन्गली बनाया गया है। अब ये देखो, both entities A and B limited will disclose the necessary details regarding increase in the loan to 2 lakhs in their financial statements. They should also disclose the amount due to it on account of this on the balance sheet date, and if there is any provisions that has been written off, और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी बताना है। तो वही सारा बात जो मैंने आपको बोला उसको ये लोग पैराग्राफ बना करके लिख दिया। Last question, whether B Limited is required to disclose the dealings with Z? Answer is yes, because Z is a related party. क्योंकि Z की जो बहन है वो B Limited को कंट्रोल करती है। क्लियर? तो हो सकता है ये जो अकाउंटिंग सर्विसेज का काम मिला होगा, बुक कीपिंग सर्विसेज का, वो उसके बोलने पे ही मिला होगा। तो ये डिस्क्लोजर देना कि भाई ये अकाउंटिंग सर्विसेज करती है वहां पर, और जो भी पेमेंट उसको हुआ उसका डिटेल देना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या लिखता है। बी लिमिटेड विल डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शंस विथ जेड, मिसेज वाई सिस्टर लिखा है, मैं जेड बोल रहा हूं। इफ द सिस्टर माइट बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर मिस्टर वाई और मिसेज वाई, विच इज देयर यार। इन केस इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट द डिस्क्लोजर इज टू बी मेड about the transaction and outstanding balances. खत्म बात। Last question, again very new question, interesting question, एग्जाम में आने का बढ़िया वाला चांस है। एग्जाम में जाने के पहले ये वाला क्वेश्चन जरूर बना करके जाना, ये वाला भी और वो वाला फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, फिनेंशियल लायबिलिटी का एक पोर्शन जो OCI में जाता है, फेयर वैल्यू चेंज वाला। आइए पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2021 शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट टर्म्स, 5 साल तक काम करना है, कैश पेमेंट मिलेगा शेयर के बराबर। अगर सक्सेसफुल IPO हो गया ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड तो फ्री में शेयर मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। सो एम्प्लॉइज माइट रिसीव फ्री शेयर्स एट द टाइम ऑफ IPO या फिर कैश पेमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, बट नॉट बोथ। कोई भी एम्प्लॉई छोड़ करके नहीं जाने वाला अगले 5 साल तक। At the date of award till the end of 2nd year, it was not probable that IPO will take place. मतलब लाइबिलिटी का कहानी है ही नहीं, इक्विटी का कहानी नहीं है 2 साल तक। देयर इज नो इक्विटी कंपोनेंट, ओनली लाइबिलिटी कंपोनेंट का आपको अकाउंटिंग करना है, बिकॉज इक्विटी कंपोनेंट का वैल्यू इज 0। सो इंटायर लाइबिलिटी का लाइबिलिटी कंपोनेंट ही मान के सम बनाना है पहला 2 साल। मैं 3rd 4th पैराग्राफ बाद में पढ़ता हूं, पहले 2 साल का डिटेल देख लेता हूं। ये देखिए ना, 3rd और 4th ईयर बाद में देखेंगे। ये रहा 50 रुपया इज दी, ये देखो लिखा उन्होंने, द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड ऑल्टरनेटिव 1000 बाद में देखेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड ऑल्टरनेटिव इज गिवन बिलो 50 रुपया, 500 रुपया 2 साल का, फिर गिर के 100 और 50 हो गया। क्यों, मैं बाद में बताता हूं। तो 50 रुपया का और 5 साल की कहानी है, 5 साल की कहानी है। सर 4 साल का ही क्यों दिया है? क्योंकि 4था साल में IPO हो गया और एम्प्लॉय लोगों को शेयर अलॉट हो गया, तो बोल के 4 साल का ही डिटेल दिया हुआ, घबराओ मत। तो अगर मैं बोलूं 50 रुपया को 5 साल तक डेबिट करना पड़ेगा P&L में, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बोल के, और एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी विल बी 50 into 1/5, दैट इज 10 रुपीज। And the journal entry will be employee benefit expense account debit to SBPL 10 rupees। आइए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये देखिए, employee benefit expense account debit to share based payment liability SBPL 10 rupees। क्वेश्चन में वापस जाता हूं। 2nd ईयर में इट बिकेम 500, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू जंप आया। तो आपको मालूम है ये क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन होता है, 500 into 2/5 minus 10, 2 साल का क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी विल बी 200, 10 हम रिकॉर्ड कर चुके, तो मुझे 190 और PL में डालना पड़ेगा। तो मेरा 2nd ईयर का जर्नल एंट्री देखिए,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 190। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था। अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट इट विल ऑकर इन ईयर 4। अब लाइबिलिटी कंपोनेंट खड़ा हो गया और इक्विटी कंपोनेंट मीनिंगलेस बन गया। और लाइबिलिटी कंपोनेंट का लिखा हुआ है कि इसका फेयर वैल्यू इज 1000 रुपीज एट द ग्रांट डेट। जो नॉट प्रोबेबल था तो वैल्यू 0 था। अब 1000 रुपीज को मेरे को बुक्स में लेकर के आना पड़ेगा इन द थर्ड ईयर एंड। और जो लाइबिलिटी कंपोनेंट हम ऑलरेडी बुक्स में लिख के रखा है उसको मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। और इक्विटी कंपोनेंट का मेरे को अकाउंटिंग चालू करना पड़ेगा। बिकॉज अब हमको लाइबिलिटी का पेमेंट तो होगा नहीं, ओनली इक्विटी का पेमेंट होगा। तो इन्होंने देखो लाइबिलिटी कंपोनेंट को रिवर्स किया और बोला शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। मैंने रिवर्स कर दिया। अब SBPR खड़ा हो गया 200 रुपीज का, लेकिन मेरा तो 1000 रुपीज का टोटल फेयर वैल्यू था। और थर्ड ईयर एंड में अगर खड़ा हुआ तो मुझे 3 साल की लाइबिलिटी खड़ी करनी है, मैंने 3 साल का रिजर्व खड़ा करना है। मैं लाइबिलिटी बोलूंगा पर SBPR ही क्रेडिट करूंगा, डोंट वरी। तो 1000 इंटू 3/4 इज 750 का मुझे रिजर्व खड़ा करना है। 200 का लाइबिलिटी ऑलरेडी हम रिकॉर्ड करके रखे थे SBPL के नाम से, तो SBPL को हम SBPR में 200 डाल दिए और 550 और रिकॉर्ड कर लिए। देखो 1000 इंटू 3/4 माइनस 200 550। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू SBPR 550 और पुराना SBPL को अभी खत्म कर दिया। बिकॉज नाउ देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि कैश विल बी पेड। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज कि हम लोग को शेयर इशू करना है। और ऐसा भी नहीं कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है तुम ये ले लो या वो ले लो। वापस क्वेश्चन में चलता हूं। और फोर्थ ईयर में क्या हुआ देखो, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर सक्सेसफुल आईपीओ अकर्स एंड एम्प्लॉय रिसीव्ड फ्री शेयर्स। तो मुझे जो बाकी 250 रुपीज का लाइबिलिटी है, प्लीज मैं रिजर्व भी लिखूंगा, डोंट वरी, बाकी 250 रुपीज का जो लाइबिलिटी है उसको भी रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा फोर्थ ईयर में। नाउ कम्स द फोर्थ ईयर, 250 बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBPR। तो अब मेरा SBPR 1000 रुपीज बुक्स में आ गया। इसको बाद में शेयर इशू कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट SBPR अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक का डिटेल और कैपिटल का डिटेल तो दिया नहीं है पूरा, तो हम सिंपल से खाली SBPR को शेयर कैपिटल में डाल दिए 1000 रुपीज। अब अगर इसको मैं सजा के बोलूं ना, तो बच्चों पहला 2 साल मैंने 10 रुपीज और 190 रुपीज का रिवीजन करा रहा हूं सेम सम को, मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया। क्योंकि उस वक्त तक इक्विटी देने का कोई चांस ही नहीं था, प्रोबेबिलिटी नहीं थी। 2 साल जब गुजरा तो इक्विटी देने का, तीसरा साल जब खत्म हुआ तो लाइबिलिटी का कहानी खत्म हो गया। तो जो मैंने लाइबिलिटी बनाया था 200, इसको मैंने रिजर्व में डाल दिया और एक नया 550 का रिजर्व क्रिएट किया। ऑलरेडी डेबिट तो मेरे को एक्सपेंस को ही करना पड़ेगा, तो 750 हो गया। और लास्ट में 250 का और रिजर्व क्रिएट किया एक्सपेंस डेबिट करके, तो टोटल 1000 हो गया और बाद में उसका शेयर इशू कर दिया गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग सम। ये वो वाला जिसको बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला सम नहीं है। प्रोबेबिलिटी को लेकर के एक 0 है और दूसरा वाला फुल वैल्यू का अमाउंट है, उसको लेकर के एक इंटरेस्टिंग सा सम है जो हम लोगों ने पहले कभी भी सॉल्व नहीं किया। सो दिस वाज द सम नंबर 20 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर RTP। तो देखिए ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट सम तो कोई सा भी नहीं था, लेकिन नए सम्स में एक वो शेयर बेस्ड पेमेंट वाला और फिनेंशियल लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू मेजरमेंट का एक पोर्शन जो OCI में जाने वाला था, ये वाला सम 14170 का, ये 2 अच्छे सम थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अच्छे थे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द न्यू RTP जो इंस्टीट्यूट ने अभी निकाली है मई 2025 की। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली, टेक वेरी गुड केयर। मिलते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।